सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम आधुनिक भारत के सेक्शन में चल रहे हैं और इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इस कड़ी में पिछले क्लास में हमने देखा था कि कांग्रेस का जो स्थापना का आरंभिक चरण है वह उदारवादी चरण क्यों है। हमने पिछले क्लास में 4P की व्याख्या की थी, जिसमें हमने प्रार्थना को देखा था, प्रार्थना पत्र को देखा था, ठीक है, प्रोटेस्ट को भी देखा था, प्रोग्राम को भी देखा था और साथ ही प्रेस को भी देखा था। हमने इस कड़ी में कई विचारधाराओं को देखा। हमने समय के साथ यह साबित किया कि डफरिन और ह्यूम में अच्छे संबंध नहीं थे, और यह साबित करता है कि सेफ्टी वॉल्व और त्वरित चालक का जो सिद्धांत था वह मात्र एक मिथ्या था। तो कई आयामों पर, कई डायमेंशंस के साथ हमने उस टॉपिक को देखने की कोशिश की। और जैसे मैंने कहा था कि आज हम उग्रवादी चरण को देखेंगे, जिसकी शुरुआत बंगाल विभाजन से होती है। कक्षा के इस दूसरे खंड में आज हम आगे बढ़ेंगे और हेडिंग बनाएंगे आज के लिए उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1917। यह आज का टॉपिक होगा। उग्रवादी चरण नाम से ही स्पष्ट है, इस चरण में प्रार्थना से काम चलने वाला नहीं था। उत्तेजक विचारधारा के लोग इसमें शामिल हुए और कहीं ना कहीं इसका भी अपना एक योगदान है। हर चीज सज्जनता से नहीं चलती है। कई बार क्या होता है कि हठता को धारण करना पड़ता है, और जीवन भी सज्जनता और हठता के बीच की एक कड़ी है। हमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्वभाव दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां भी दिखाया गया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसमें हम आगे चलेंगे। जो कांग्रेस के स्थापना का आरंभिक चरण था, उसमें कांग्रेस 1900 ईस्वी के बाद जाकर स्टेबल होना शुरू हुआ, और बंगाल विभाजन के समय तक कांग्रेस में पूरी स्टेबिलिटी आ गई थी। अब यह लगने लगा था कि यह क्षणिक संस्था नहीं है, यह अल्पकालीन संस्था नहीं है, इस संस्था की अपनी एक लाइफ होगी। और बंगाल विभाजन के बाद जब उग्रवादी चरण की शुरुआत हुई, तो इसमें उग्रवादी विचारधारा के नेता आए। उन्होंने कोई प्रार्थना पत्र का प्रयोग नहीं किया, खुले तौर पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, चाहे जिस भी माध्यम से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनैतिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, ठीक है। तो विरोध करने की कोशिश की, और इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस, जो उदारवादी चरणों में केवल शिक्षित वर्ग और शहरों तक सीमित थी, वह उग्रवादी चरण में गांव और देहात के लोगों तक को पता चला कि कांग्रेस जैसी एक पार्टी है जो भारत के लिए काम कर रही है। इसका ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ था, और इसी परिवर्तन के कारण इस उग्रवादी चरण के योगदान को हम कम नहीं आंक सकते। इसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम आगे बढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण। स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण 1905 से 17। स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा चरण 1905 से 1917। 17 उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें उग्रवाद का विकास हुआ या उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जिसमें उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है। उग्रवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब एक एक पॉइंट को हम लिखते हुए चलेंगे और देखेंगे इस कड़ी में किस लेवल का विकास हुआ, किस किस क्षेत्र में विकास हुआ। तो सबसे पहले यह देखेंगे कि यह विकास क्यों हुआ। तो लिखिए, इसके निम्नलिखित कारक थे। इसके निम्नलिखित कारक थे। इसके निम्नलिखित कारक थे। पहला, हेडिंग बना सकते हैं पहला को। पहला, फर्स्ट में लिखिए ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान करना। ब्रिटिश शासन के सही चरित्र की पहचान करना। सही चरित्र की पहचान करना, ठीक है।
अब ये कैसे पता चला? तो जो कलकत्ता नगर निगम था उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। उसके बाद कहा जाए, आवाज कट क्या रही है? अच्छा, अभी ठीक आ रही है आवाज कि नहीं? ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कलकत्ता नगर निगम में मेंबर्स की संख्या घटा दी गई और इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। और तीसरी बात यह रही इसमें जो अति महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय का जो एक्ट लाया गया उसमें विश्वविद्यालय पूरी तरह से सरकार के अधीन आ गए, जबकि भारतीय नेता इस चीज से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्त संस्था ऑटोनोमस बॉडी बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और जब नियंत्रण में ले लिया तो अपने हिसाब से ट्रीट करना शुरू किया, अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को मॉडिफाई किया। तो ये सब कुछ ऐसे कारक रहे जिससे अब लोग पहचानने लगे थे कि अंग्रेज क्या है। अंग्रेज उदारता से मानने वाले लोग नहीं हैं। मैं आप सभी को ज्ञान के लिए एक चीज बता दूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय इंग्लैंड बहुत गरीब देश था। यह बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उस समय इंग्लैंड एक गरीब देश था। हमें लगता है कि वो बहुत अमीर देश रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, एक गरीब देश था। और ये कैसे पता चलता है? तो कई अध्ययन से पता चलता है। जैसे जेम्स वाट को जब हम पढ़ते हैं तो देखिएगा, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था और एक कथन उनका बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यदि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद नहीं फैलता, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जाती, तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है वो कभी चरम पर नहीं जाता। इसलिए नहीं जाता कि भारत से समझिए कि बहुत कुछ लूट कर अंग्रेज ले जाते थे और भारत इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा बाजार भी था, एक प्रयोगशाला भी था। ठीक है। तो इंजन तो बना दिया, भाप इंजन बनाया था उन्होंने, वाष्प इंजन। लेकिन इंजन का प्रयोग हैवी लेवल पर होगा तभी तो पता चलेगा उस टेक्नोलॉजी में क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या खामियां हैं। तो ये सब तभी पता चलता है जब एक्सपेरिमेंट करने की जगह हो। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब एक्सरे का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ, रॉन्जन ने आविष्कार किया था, उसके बाद ही तो पता चला कि एक्सरे के क्या लाभ हैं, इसमें भी क्या कमियां रह गई है। और आज जिस लेवल पर एक्सरे और सीटी स्कैन की मशीनें पहुंच गई हैं वो विश्व युद्धों की देन है। कहीं ना कहीं ढेर बड़ी मात्रा में एक ही जगह एक्सपेरिमेंट करने का मौका डॉक्टर्स को मिला। तो यही बात जेम्स वाट ने कही। तो ध्यान रखना है, अब भारतीय ये चीज समझने लगे थे कि अंग्रेज हमारे देश के बल पर विकसित हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जोन बनाकर यहाँ का ही धन निष्कासित करके, जो दादा भाई नौरोजी ने कहा, अपने देश में ले जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तर्क है। और ये जो 3 तथ्य अभी हमने लिखे ये इसी का एक हिस्सा है। तो इससे अंग्रेजों की यह पहचान हो रही थी और लोग मान रहे थे कि उदारवादिता से इनसे निपटने से कार्य नहीं चलेगा। तो आप इसको क्रमवार रूप से लिख लेंगे, इसमें सब पॉइंट बना दीजिए, इसी हेडिंग में एबीसी कर दीजिए। लिखिए, ए में 1899 में कलकत्ता नगर निगम में 1899 में कलकत्ता नगर निगम में कलकत्ता नगर निगम में भारतीय भारतीय सदस्यों की संख्या घटा दी गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु, 1904 में 1904 में 1904 में इंडियन ऑफिशियल सेक्रेट या सेक्रेसी एक्ट लिखिए, इंडियन ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट लाया गया। इंडियन ऑफिशियल सेक्रेसी एक्ट लाया गया जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखिए 1904 में
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया एवं विश्वविद्यालय ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, ये तीन बातें साबित करती है कि ब्रिटिश की नीति बहुत स्पष्ट थी कि अभी और लंबे समय तक देश में शासन करना है और किसी भी संस्था की बात नहीं माननी है। ठीक है, अब लिखिए दूसरा हेडिंग, सेकंड पॉइंट, आत्मसम्मान और आत्मबल का प्रसार। आत्मसम्मान और आत्मबल का प्रसार। आत्मबल का प्रसार। ठीक है, अब ये कैसे हुआ देखेंगे। देश में जब भी कोई इस तरह की स्थिति बनती है तो कई प्रकार के विचारक, कई प्रकार के कवियों का आविर्भाव होता है और इसी कड़ी में एक व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद, जिनका आविर्भाव हुआ था और उन्होंने एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि जो निर्बलता है वो सबसे बड़ा पाप है और उन्होंने कहा कि इस देश के पास जो एक आशा के रूप में किरण बची है वो इस देश की जनता है। जब ये बात कही तो विवेकानंद उस समय युवाओं के आइकन थे और लोग इससे काफी प्रेरित हुए और उनको लगा कि कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो अब क्या हो, उग्रता पर आधारित हो, उदारता पर नहीं हो। ठीक है, इसको लिख दीजिए, इसमें ए पॉइंट में लिख दीजिए पहला बिंदु। लिखिए, विवेकानंद ने कहा कि निर्बलता सबसे बड़ा शत्रु है। विवेकानंद ने कहा कि निर्बलता सबसे बड़ा शत्रु है और भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन सब पॉइंट्स को। कई नारे दिए गए लेकिन इस एक महत्वपूर्ण नारे को जरूर याद रखिए, थीम पता होना चाहिए। अब तीसरी जो समस्या थी वो सब दिन रही है, शिक्षा और बेरोजगारी। शिक्षा और बेरोजगारी इस देश में पहले नहीं थी, लेकिन जब से ब्रिटिश शासक इस देश में आए तो उन्होंने अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था। आप सभी को याद होना चाहिए। कितने लोगों को याद है? हाथ खड़े करें, सुनाइए क्या है। सबसे पहले शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाएगी भारत में, यह कहा गया था, और उच्च वर्ग की इच्छा होगी तो निम्न वर्ग को देगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगा। ठीक है, शिक्षा पर एकाधिकार कर लिया था। तो ध्यान रखेंगे, शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या देश में बहुत लंबे समय से है, आज से नहीं है, और ये आगे भी भारत जैसे देश में बड़ी चुनौती रहेगी। और जितना समय बढ़ेगा उतनी और विकराल चुनौती होती हुई चलेगी, क्योंकि अब संसाधन कम पड़ रहा है और नेताओं के अकाउंट स्विस बैंक्स में है। एक बार तो स्विस के, बहुत पहले की बात है, देश में स्विट्जरलैंड के एक बार प्रधानमंत्री आए हुए थे। उन्होंने एक बार भारत में ऐसे ही हास्य में संबोधन करते हुए लाल किले से बोल दिया था, कहा था कि आपके देश को कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, हमारे देश में आपके नेताओं के जितने अकाउंट है यदि वो निकाल लीजिएगा तो लगभग 2.5 लाख करोड़ तो उसी में रखा हुआ है। ठीक है, जो 10 साल का पंचवर्षीय योजना का बजट है। तो ध्यान रखिएगा कि निश्चित तौर पर उस समय से ही इस तरह के कानून बनाए गए जिसमें जो लीडरशिप में लोग हैं, जो ऑफिसर्स के लेवल में लोग हैं, वो धांधली कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं। और आए दिन हम देखते हैं कि करप्शन, चाहे यूपीएससी परीक्षा ले ले, चाहे बीपीएससी परीक्षा ले ले, कोई भी आयोग परीक्षा ले ले, परीक्षा लेने से क्या होता है, फ्रेम ऐसा बना हुआ है कि उस फ्रेम में करप्शन होगा ही होगा। और ये नियम अंग्रेजों ने ही बनाया था, जानबूझकर बनाया था उस समय में, और वो आज भी कैरी फॉरवर्ड है। इसको लिख लीजिए तीसरे पॉइंट में। देखिए, शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि। शिक्षा
और बेरोजगारी में वृद्धि। शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि। ठीक है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इसमें 2 पॉइंट ए और बी लिख देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में पॉइंट नंबर ए लिख दीजिए। लिखिए 1896 में इथोपिया ने इटली को पराजित किया। 1896 में इथोपिया ने इटली को पराजित किया। इटली को पराजित किया। और दूसरा लिखिए 1905 में जापान ने रूस को हराया। ठीक है, 1905 में जापान ने रूस को हराया। अब ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं इतिहास में, वो ऐसे राष्ट्रों के एग्जाम्पल है जहां एक छोटे और दुर्बल राष्ट्र ने, कमजोर राष्ट्र ने उस समय के एक बहुत मजबूत राष्ट्र को हराया था। तो भारत के नेताओं को भी इससे सीख मिली। यदि हम आंदोलन पर उतर जाएं, उग्रवाद का सहारा लें, हथियार उठा लें, तो इससे ये हो सकता है कि अंग्रेजों से सामना करने में सक्षम हो सके। ऐसी उनकी मान्यता थी उस समय। ठीक है, 5वां पॉइंट, 5th पॉइंट लिखिए हेडिंग में, उग्र राष्ट्रवादी विचार का अस्तित्व में आना। उग्र राष्ट्रवादी विचार का अस्तित्व में आना। ठीक है, अस्तित्व में आना। अब एक नाम मैंने लिखा है बोर्ड पर, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के स्वभाव में ही क्या था, काफी उबाल था। बिल्कुल भी किसी भी चीज को, दमन को बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं थे। और इन्हें उग्रवाद का हस्ताक्षर माना जाता है, भारत में शुरुआतकर्ता माना जाता है। ठीक है, और इनके सिद्धांत ऐसे थे कि उस सिद्धांत से जनता काफी प्रेरित हुई थी उस समय में। ठीक है, इनका नारा क्या है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहां से इन्होंने ऐसे नारे शुरू किए जिससे जनमानस को काफी प्रेरणा मिली और लोग चाहते थे कि हम इस वॉर में शामिल हों, और यदि मौका मिले तो सरकार से दो दो हाथ करने को भारतीय तैयार थे। इसके बाद इसको लिख दीजिए। देखिए, उग्र विचारधारा के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर, उग्र विचारधारा के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर उग्र विचारधारा के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक थे, जिनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। जिनका जन्म 1856 में महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। और 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। 1880 में उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल खोला, जो आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ध्यान रखें कि तिलक ने 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का संपादन किया। एक था मराठा, जो अंग्रेजी में संपादित किया, और दूसरा था केसरी, जो मराठी भाषा में संपादित किया। इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए।
नीचे 2 पत्रिकाएं हैं, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में। दोनों को टिक करके रखेंगे, दोनों बार बार पूछे गए प्रश्नों में से एक है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक पत्रिका है मराठा जो अंग्रेजी में है, दूसरा है केसरी जो मराठी भाषा में है, और दोनों का संपादन किसने किया? तिलक ने किया। इसी में लिख दीजिए, इन पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार किया। ठीक है, राष्ट्रवाद का प्रसार किया। आगे ध्यान रखेंगे कि तिलक ने 2 और बड़े काम किए। आप देखेंगे महाराष्ट्र के साइड में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव आज भी मनाया जाता है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि की चीज रही है। तो इन दोनों की शुरुआत तिलक ने व्यापक स्तर पर करवाई। ठीक है, 93 में गणपति उत्सव, यह हिंदुत्व को एक दिखाने का प्रतीक था, और उसके बाद शिवाजी महोत्सव एक तरह से युद्ध की चुनौती दे रहे थे अंग्रेजों को कि देखो हमारे पास भी एक क्या है, स्वर्णिम इतिहास है, और हम भी किसी से कम नहीं हैं, आवश्यकता पड़ेगा तो हम हथियार भी उठा सकते हैं। यही इसका मतलब था, और इससे जनता में क्या हुआ, प्रेरणा की भावना आ गई। इसको भी लिख दीजिए। ठीक है, अब आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि अंग्रेज भी शासन के लिए इतने आतुर क्यों थे। बड़े गरीब देश थे, और वैसे भी भारत में जो आया है, इतिहास गवाह है कि इस देश को लूट कर ही गया है। जब वास्को डिगामा भारत आया था तो वो भी एक लुटेरा ही था, इस देश में बहुत कुछ लूट कर गया था, और इतना लूट कर गया था कि कहते हैं कि उसे लगभग 27 जहाजों की आवश्यकता पड़ी थी उस समय में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज भी देखेंगे तो वास्को डिगामा नगर है भारत में, जो दुर्भाग्य की बात है, नहीं होना चाहिए। तो हमने इतिहास से, गोवा में है, हमने इतिहास से बहुत कुछ नहीं सीखा है। उसके पूर्व भी जो शासक अरब से आए, वो भी शासन करने के लिए नहीं आए थे, लुटेरे के रूप में आए थे। वो तो मौका देखा तो शासन भी कर बैठे, और अंग्रेज भी एक व्यापारी के रूप में ही आए थे, लेकिन देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है शासन करने के लिए, अनुकूल स्थिति है, तो वो भी शासन कर बैठे, और इसके साथ और 4-5 विदेशी देशों ने भारत में शासन आजमा लिया। तो हमारी जो स्थिति रही है वह बहुत अच्छी नहीं रही है। हो सकता है कि 75 सालों में थोड़ा सुधार हो गया है, लेकिन आज भी हम क्या है, आंतरिक शीत गृह युद्ध से प्रेरित हैं, पीड़ित हैं। आज भी देखेंगे देश में कई गुट हैं, भाषाओं के आधार पर अलग गुट हैं। अभी अभी हाल में देखने को मिलता है कि किसी बैंक कर्मी के साथ दक्षिण भारत में क्या होता है, अपमान का सामना करना पड़ता है भाषाओं को लेकर। देखा है कि नहीं देखा है? तो आज भी ये स्थिति है हमारे देश में। ठीक है, तो हम आज भी भाषा के आंदोलन से, जातिवाद से, ठीक है, संप्रदायवाद से दो चार होते रहते हैं, और इसी का फायदा विदेश के लोगों ने उठाया है। हमने कभी भी टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं दिया। आज भी यदि अमेरिका की बात मानने के लिए भारत विवश है, तो इसके कई फैक्टर हैं। हवाई जहाज अमेरिका सप्लाई करता है, हवाई सेवा के लिए हम फ्रांस और अमेरिका पर बेस्ड हैं। ये दोनों देश सहयोग बंद कर दे तो हमारे सारे हवाई बेड़े बंद हो जाएंगे, कल के बाद कुछ नहीं बचेगा। हमने एक ढंग का हेलीकॉप्टर डिजाइन नहीं किया अपने देश में, ठीक है, क्योंकि हमें इस सब के लिए समय नहीं मिला कभी। वो तो गनीमत है कि इसरो में भारतीय नेताओं को कोई ज्ञान नहीं है, उतने हाई लेवल का नॉलेज नहीं नेताओं के पास कि रॉकेट साइंस में प्रवेश कर सकें, इसलिए वहाँ वो क्षेत्र बचा हुआ है। और देखिए जो क्षेत्र बचा हुआ है उसमें हम अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं, नासा को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है नेताओं को कि वहाँ पर धांधली कैसे होगी। हाई लेवल का साइंस है, ठीक है, उसके दिमाग से परे है, लेकिन जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच है वहाँ वहाँ क्या है, करप्शन ने देश को बर्बाद कर दिया है। और कुल मिलाकर हम देखते हैं कि देश आज भी इनोवेशन की तरफ नहीं है, ठीक है, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं देश में, और यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर हमारी रैंकिंग आज भी बहुत अच्छी नहीं है, जबकि जनसंख्या में हम 1 नंबर पर आ गए, इसमें हम बिल्कुल आगे हैं, ठीक है। तो यह एक ऐसे देश की निशानी होती है जो बताता है कि वो अभी विकसित होने से दूर है।
अंग्रेजों ने भी इसी चीज का फायदा उठाया था। किसी का प्रश्न है? बताइए। अच्छा। हम्म। 10,000 का? अच्छा। उसने गलत नहीं कहा। अभी बिहार में चुनाव का समय है, और चुनाव में पैसा ये इसी सब फंड से आता है। यदि नहीं दिया जाएगा तो डीपीएम सस्पेंड हो जाएगा कल। वह 2 मिनट का व्यक्ति है वहां पर। वह हम बात एक रोबोट है, उसका स्विच बंद कर देंगे। तो हम देखते हैं कि इसीलिए बिहार क्या है, बिहार की स्थिति बेहद खराब है। आपने देखा होगा देश में सभी राज्य एक साथ आजाद हुए। अंग्रेजों ने यहाँ भी फूट डालो राज करो की नीति अपना दी थी। उन्होंने जो कानून बनाया था 1947 का आज़ादी अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें क्या कहा था कि कोई भी प्रांत चाहे तो आजाद रह सकता है। कोई भी चाहेगा, हर प्रांत में एक राजा था। ठीक है, 565 रियासतों में राजा था। कोई राजा नहीं चाहेगा कि हम बेरोजगार हो जाएं, कोई नहीं चाहेगा। उसके मंत्री, उसके कवि, उसके सेवक, सबको नौकरी मिली हुई थी। तो सभी चाहते थे कि हम कहीं नहीं मिलेंगे, अंग्रेज अच्छा होगा कि चला जाएगा और हम यहीं रह जाएंगे। जबकि ध्यान रखिएगा कि बहुत कम राज परिवारों ने स्वतंत्रता के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध काम किया। आज भी देखिएगा सिंधिया परिवार जिसने अंग्रेजों का काफी साथ दिया था, उसी परिवार के लोग आज भी सांसद हैं। ठीक है, और तात्या टोपे के परिवार के लोग चाय की दुकान खोले हुए हैं देश में। तो यही स्थिति है आज भी। जिस व्यक्ति ने फांसी का फंदा चुना, उस व्यक्ति के परिवार के लोग आज भी चाय बेच रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने देखिएगा कि अंग्रेजों का सहायता किया उस समय में, ठीक है, वो आज भी क्या है, एमपी है। तो हमारे देश का यही इतिहास है। और नेता जब भी कोई बनता है, देखिए नेता की भी गलती नहीं है। जब कोई नेता बनता है तो नेता बनने का रास्ता इतना सहज नहीं है भारत में। उसे इतना गंवाना पड़ता है, इतना गंवाना पड़ता है, कई बार तो वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है सब कुछ बेचते हुए। तो लास्ट में वो भी देखता है कि एक अवसर मिला है, और इस अवसर में यदि उन चीज़ों की रिकवरी ना कर ली गई तो अनर्थ हो जाएगा। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और इसीलिए लोकतंत्र को मूर्खों का शासन भी विद्वानों ने कहा है। नागरिक शास्त्र में तो स्पष्ट लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो यह स्थिति, ऑफिसर शाही की स्थिति हर जगह यही है। केंद्र सरकार में एक चीज है कि चूंकि केंद्र सरकार बहुत उन्नति के साथ काम करती है। अब देखिए राज्य का टक्कर किससे होगा, राज्य का टक्कर राज्य के साथ है, केंद्र का टक्कर विश्व के साथ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये चीजें बहुत कम हुई हैं। अब है आज भी, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जहां लोगों को मौका मिलता है वो निश्चित रूप से करप्शन में लिप्त हैं, लेकिन वहां पर ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत कोशिश की जा रही है। लेकिन वही केंद्र सरकार देखती है कि राज्य में भी यदि ट्रांसपेरेंसी ला दिया जाएगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे। और आपने देखा है कि चुनाव में चंदा क्या है, टैक्स से फ्री है, उसका कोई हिसाब नहीं है। चंदा के नाम पर कोई कुछ भी दे सकता है। और सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए एक ही तरीका है, उसको चंदा घोषित कर दीजिए। तो आप देखेंगे भारत एक साथ आजाद हुआ था, लेकिन पश्चिम भारत जैसे गुजरात, महाराष्ट्र के साइड को आप देखिए, उस जद में आप हरियाणा को भी देख लीजिए, दिल्ली को भी देख लीजिए। दिल्ली वैसे पश्चिम भारत में तो नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि वहां से पश्चिम भारत बहुत नजदीक है। दक्षिण भारत को देख लीजिए, सभी जगह विकास आ गया। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बड़ा मैदानी क्षेत्र, बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र जो सबसे अधिक विकसित होना चाहिए था, नदियां हैं, पहाड़ भी हैं थोड़े बहुत, ठीक है, संसाधन से भरा हुआ है, ठीक है, सब तरह की सुविधा है, उसके बाद भी बिहार का प्रांत, बंगाल का प्रांत इतना पीछे कैसे हो गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा इतना पीछे कैसे हो गया। सब कुछ सर्वसंपन्न है, तब भी सबसे गरीब हो गया। तो गरीब हुआ नहीं है, उसको एक खास साजिश से गरीब रखा जाता है, ताकि जितने लंबे समय तक यह गरीबी से जूझता रहेगा उतने लंबे समय तक राजनीति करना थोड़ा आसान रहेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। नीतियां बहुत सारी बनाई जाती हैं, लेकिन मन में यही रहता है कि इसे इसी तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि इसका सामान्य लाभ लोगों को मिलता रहे। पता होता है लीडरशिप में की जो लॉबी है उसको पता होता है
कि यदि लोग अधिक शिक्षित हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी आगे चलकर। और इस देश में मैं दो चार ऐसे राष्ट्रपति को जानता हूं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, ये भी है, कभी स्कूल ही नहीं गए आज तक, लेकिन वो राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, मैं ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार में जानता हूं जिसके पास कोई शिक्षा नहीं है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है। सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति किसी फील्ड में कुछ नहीं जानता है, वो जैसे देखिएगा कपड़ा मंत्री है, वो व्यक्ति संसाधन विकास मंत्री है, जब उसको संसाधन की परिभाषा भी नहीं पता है, वो क्या काम करेगा, है कि नहीं है। उसके अंदर में टॉप मोस्ट जो आईएएस हैं वो उसके अंदर में नौकरी कर रहे हैं, उसके इशारों पर काम कर रहे हैं। तो ये फ्रेम जो है ये ब्रिटिश का फ्रेम है। यह फ्रेम ऐसा बनाया गया है जिसमें नीचे के लोगों के पास सोचने की आज़ादी नहीं है, और सोचने की आज़ादी जिसके पास है वहां पर क्या है, वहां पर एंट्री के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, वहां पर क्या है, बाहुबलवाद है, वीर पूजा है। ये सब नागरिक शास्त्र की लाइनें हैं जो आप यदि पढ़ेंगे फिलॉसफी उसके विषय में तो देखिएगा उसके दर्शन में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो यही सब कारक है। तो बिहार जैसे राज्यों में तो है, बिहार में जिस दिन करप्शन बंद हो जाएगा उस दिन तो राज्य मिट जाएगा धरती पर से। उसके बाद तो कोई नेता चुनाव न लड़ पाए वहां पर। ठीक है, किसी के पास कोई आमदनी है, कोई आमदनी नहीं है, कहाँ से पैसा आता है। अब हाईवे का पैसा है सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है, अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं, उसका टैक्स सेंट्रल के पास चला जाता है। बिहार सरकार ने जनता को दिखाने के लिए शराब बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वैसे कम आमदनी हो रहा था, अब ज्यादा आमदनी हो रहा है उससे। ठीक है, अब ब्लैक से जा रहा है तो अधिक पैसों में बिकता है। तो इसी सब एन के प्रकार से जब कोई फैक्ट्री नहीं है, जब कोई कंपनी नहीं है, जब कोई रिसोर्स नहीं है, तो यही सब प्रकार से किसी तरह से पैसा जमा कर लेते हैं और किसी तरह से चुनाव लड़के फिर मंत्री बन जाते हैं। और जनता को इतना गरीब बना दिया है कि 500 रुपया यदि किसी व्यक्ति को दे दे तो वह व्यक्ति उसी को वोट दे देगा जाकर। ऐसा एक बड़ा तबका है आज भी। पढ़े लिखे व्यक्तियों का तबका बहुत छोटा सा है, वो किसी को वोट दे या ना दे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। 10% लोग हैं, 10-15% लोग वोट दें चाहे ना दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। 85% का वोट जिधर चला जाता है उसकी सरकार बन जाती है। और जिस डीपीएम की आप चर्चा कर रहे हैं वो डीपीएम भी किस तरीके से आया है उससे पूछिएगा तो बता देगा कि डीपीएम की भर्ती कैसे होती है। ठीक है, तो वो बता देगा आपको कि किस तरह से भर्ती, वो भी एक मूल्य चुका कर वहां आया है, आसानी से नहीं आया है वो भी। ठीक है, आगे चलते हैं अन्य बातों में। हम थे इसमें शिवाजी महोत्सव में, तिलक में थे, इसको हम सभी ने लिख लिया है, प्रेरणा मिली थी। अब ध्यान रखिएगा, तिलक ने अंग्रेजों के साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे अंग्रेजों को लग रहा था कि इससे बड़ी चुनौती कोई नहीं दे सकता था। अब तक तो सारे नेता 4P पर काम कर रहे थे, लेकिन ये अकेला नेता ऐसा आया है जो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है, तो इसको इसके साथ कुछ करना चाहिए। वो इस मौके के ताक में थे कि ये कुछ ऐसा बड़ा करे ताकि इसको अरेस्ट कर लें, और हुआ ऐसा। तिलक ने करबंदी कानून का समर्थन किया, कहा टैक्स नहीं देंगे। अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया। इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, तिलक ने ही 1896-97 में 1896-97 में 96-97 में करबंदी आंदोलन चलाया। तिलक ने ही 1896-97 में करबंदी आंदोलन चलाया, करबंदी आंदोलन चलाया। और इसी कारण 1897 में 1897 में तिलक को गिरफ्तार कर 18 महीने की जेल की सजा दी गई। तिलक को गिरफ्तार कर 18 महीने के जेल की सजा दी गई। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरूप, उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरूप, उपर्युक्त कारणों के परिणाम स्वरूप न केवल उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ, न केवल उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ, बल्कि
क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास हुआ। ठीक है, हम आगे चलेंगे। हेडिंग में लिखिए प्रमुख नेता। प्रमुख नेता। अब आपसे पूछ सकता है परीक्षा में, कई बार ऐसे ऑप्शन देते हैं कि 4 विकल्प देकर पूछेगा कि इन चारों में कौन सा एक समूह का संबंध उग्र राष्ट्रवाद से है। तो एक लाइन में याद रखेंगे कि सबसे पहले तो हस्ताक्षर कौन थे? तिलक थे। तिलक ही इसकी शुरुआत कर चुके थे पहले। प्लस लाल, बाल और पाल, ये कोड है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो ये 4 के 4 नेता क्या हैं? उग्र विचारधारा से संबंध रखते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिखिए उग्र राष्ट्रवाद के प्रमुख नेताओं में तिलक प्लस लाल बाल पाल थे। तिलक प्लस लाल बाल पाल थे। नाम याद नहीं रहे तो लिख सकते हैं नीचे। ये लाजपत राय हैं, ये तिलक इसी में आ ही गए। ठीक है, और बिपिन चंद्र पाल, इसको ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण है। लाल बाल पाल की जो तिकड़ी है वो काफी चर्चित है हिस्ट्री में। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिख लीजिए। देखिए बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट पॉइंट अगले बिंदु में लिख दीजिए। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन 1920 में अध्यक्षता किया। 1920 में अध्यक्षता किया। ठीक है, अध्यक्षता किया। हाँ, छूट गया क्या? अधिवेशन ऐसे लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं अधिवेशन। ठीक है, 1920 विशेष अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये सब थी इसके संदर्भ में मुख्य बातें। अब लिखिए कार्य पद्धति हेडिंग में। ये काम कैसे करते थे उग्रवादी लोग, जिनकी राष्ट्रीय विचारधारा उग्रवाद से प्रेरित थी, उनकी कार्य पद्धति क्या थी? यदि हम कार्य पद्धति को देखें तो 3 बातें इसमें आ सकती हैं। सबसे पहली बात तो यह आ जाएगी कि तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा दिया, और उसके बाद कहा कि हमें स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल देना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है,
और तीसरी बात कही कि जो वास्तविक शिक्षा है उस पर हमें बल देना चाहिए, और वही शिक्षा हमें इस गुलामी से बाहर निकाल सकती है। वैसे मैं एक बार पुनः ध्यान केंद्रित कर दूं कि आज भी देखिएगा, जब भी कभी चीन के साथ कोई द्वंद्व होता है, पाकिस्तान के साथ कोई द्वंद्व होता है, पड़ोसी देशों के साथ, या वैश्विक संबंध भारत के कहीं पर खराब हो जाते हैं, तो आप देखेंगे सोशल मीडिया के विश्वविद्यालय में एक नारा चलता है कि चाइनीज पटाखों का बहिष्कार कर दीजिए, चीन के रंगों का गुलाल जो होता है होली में प्रयोग करते हैं उसका बहिष्कार कर दीजिए, चाइनीज सामान का बहिष्कार कर दीजिए। देखिए, किसी भी देश की वस्तु को बहिष्कार वैसे नहीं कर सकते। राष्ट्रवाद की भावना के तहत बहिष्कार एक सप्ताह कर लेंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ऐसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। बहिष्कार तभी किया जा सकता है जब हम उससे अव्वल प्रोडक्ट बना सकें। इसका एक सीधा तरीका होता है, ठीक है। भावनाओं में बहकर आप कब तक बहिष्कार कर लीजिएगा? सरकार तो ऐसा करेगी नहीं कि हर व्यक्ति को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा देगी कि आप सामान खरीदें। व्यक्ति को अपनी ही क्रय शक्ति और अपनी ही आमदनी के स्तर को देखकर खरीदना है। तो यह राष्ट्रवाद, जो बहिष्कार का राष्ट्रवाद है, यह लंबे समय तक नहीं चलता है। और उस समय भी ऐसा ही हुआ। कुछ समय के लिए बंगाल विभाजन के बाद तो ये सब चला, लेकिन फिर सब कुछ ठंडा हो गया। फिर अंग्रेज अपना सामान बेच रहे थे और भारतीय खरीद रहे थे, ठीक है। और आप नील की खेती में इस चीज को दोबारा देख सकते हैं, है कि नहीं है, कि नील बेच रहे थे बना बनाकर, भारत से ले जाकर उसको रॉ तैयार को ले जाकर और उसको ठीक से पक्का बनाकर बेच रहे थे। इसको लिख दीजिए कार्य पद्धति में। देखिए, पहला पॉइंट, होम रूल आंदोलन। किसी का क्वेश्चन है? आप लगभग 2 पेज छोड़ सकते हैं, आगे चलेंगे। लिखिए, होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन 1916 के दौरान, होम रूल आंदोलन 1916 के दौरान, 1916 के दौरान तिलक ने यह नारा दिया, तिलक ने यह नारा दिया कि स्वराज्य, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, और हम इसे लेकर रहेंगे, हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्वदेशी वस्तुओं पर बल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्तुओं पर बल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय माना गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय माना गया। ध्यान रखेंगे कि शिक्षा को लेकर सब दिन बहस चली है। गुरुकुल प्रथा जब से समाप्त हुई देश में, उसके बाद से शिक्षा की स्थिति पतन की तरफ है। बीच में शिक्षा की स्थिति ठीक हुई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ठीक होने के बाद फिर से ब्रिटिश नीतियों ने जब गांव-गांव तक अपना पावर फैलाया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तो हर जगह उसी तर्ज पर स्कूल चल पड़े। और कालांतर में ऐसा हुआ कि भारतीय शिक्षा को एक बड़ा लॉस का भी सामना करना पड़ा। हमारे देश की शिक्षा से नैतिक शिक्षा गायब होती हुई चली गई। अंग्रेजी वैसे तो एक भाषा है, लेकिन भारत में भाषा नहीं बल्कि एक स्किल है। और आप देखेंगे कि अंग्रेजी बाहुल्य क्षेत्रों में एक चीज माना जाता है कि भौतिकवाद ज्यादा होगा। जैसे कोई छात्र यदि सदैव से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा हो, तो वह क्या होगा, इंग्लिश कल्चर के तहत भौतिकता की तरफ अधिक अट्रैक्ट हो जाएगा।
यह ब्रिटिश शिक्षा की एक सबसे बड़ी कमी है, जो भारतीय शिक्षा में पहले नहीं थी। वहां पर नैतिकता की, मोरालिटी की शिक्षा अपने आप मौजूद थी, लेकिन आजकल चैप्टर जोड़ जोड़ कर भी मोरालिटी पढ़ाते हैं, उसके बाद भी देखिएगा मोरालिटी आती नहीं है, वह चली जाती जा रही है। उस शिक्षा की एक सबसे बड़ी कमी है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि उस समय तो अंग्रेज लोगों को क्लर्क बनाने की शिक्षा दे रहे थे, और वही परिणाम हुआ कि जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद ही गवर्नमेंट सेक्टर का इतना क्रेज होना देश में, उसी क्लर्कपन का परिणाम है। लोग कहते हैं कि आईएएस सबसे बड़ा पद है, आईएएस एक बड़ा क्लर्क होता है। वो देश के लिए कोई भी रिसर्च या आविष्कार नहीं करता है, ठीक है, वो कोई भी शोध नहीं करता है, कुछ नहीं देता है देश को, बस एक कुर्सी पर बैठकर गुना भाग करके चला जाता है। उससे अधिक उसका, एक किरानी से ज्यादा कोई काम नहीं है उसका। लेकिन चूंकि ब्रिटिश चाहते थे कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा दें कि अधिक सोच ना सकें, हम पार्लियामेंट में जो नियम बनाए उस नियम को सीधा सीधा जनता तक इम्प्लीमेंट करें, और उनका अंतिम ध्येय था अधिक से अधिक मात्रा में टैक्स प्राप्त करना और धन को लूट कर ले जाना। वो तो दादा भाई नौरोजी जैसे व्यक्ति ने जब धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, तब देश को समझ में आया कि हम कितने लूट चुके हैं और कितना पैसा हमने गंवा लिया है, हमारे देश से कितना ज़्यादा धन ब्रिटेन चला गया है। यह बहुत बाद में पता चला था, तब तक काफ़ी लेट हो गया। और इतिहास में इसके पहले भी जो शासक आए उसने भी भारत को लूटने का ही कार्य किया, इसको ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा को लेकर सदैव एक मंथन जारी है। आज भी देखेंगे कि इतने आयोग बने, इतने कमीशन बने। अभी हाल में 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, देखिएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है। 2023 का एनसीएफ निकाल दिया गया, 500 पन्ने का एनसीएफ है। मैं तो समझता भी नहीं हूँ कि इस देश में बनाने वाले को छोड़कर किसी ने, यदि जरूरी नहीं हुई होगी तो एनसीएफ को पढ़ा भी होगा। ऐसी चीज़ें बना देते हैं जो कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्योंकि एक भी चीज़ें व्यवहारिक नहीं है। अभी आप देखिएगा एनसीईआरटी ने जो क्लास 6 की किताबें बनाई है, उस किताब को पढ़ना और ना पढ़ना दोनों क्या है, बराबर ही है। उस किताब को पढ़कर और ना पढ़कर किसी बच्चे के अंदर में विकास बराबर ही रहेगा। इससे तो बढ़िया पहले की किताबें थी। तो दिन से दिन इसका पतन हो रहा है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो शिक्षा का लेवल है और जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का लेवल है, जहाँ से नौकरियाँ मिलती है, उसमें कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए क्लासों की जरूरत पड़ती है। वरना किसी देश का दुर्भाग्य है कि कोचिंग सेंटर देश में चले। कोचिंग सेंटर का चलना किसी देश के शैक्षिक पतन को दिखाता है। कोचिंग सेंटर जितने कम होंगे, माना जाएगा कि सरकार के द्वारा जो प्रायोजित स्कीम है उतनी प्रभावी है, लेकिन वो आज भी नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा कि जितने अभ्यर्थी हैं उससे अधिक कोचिंग मौजूद है आज देश में। इसीलिए मौजूद है क्योंकि अभ्यर्थियों का लेवल कंपटीशन के लेवल से डिफॉल्ट पढ़ाई करने से मैच नहीं करता है जो उनके सिलेबस में है। यह मुख्य बात है आजकल। आगे चलेंगे तो हमने इसको लिख लिया है, शिक्षा प्राप्त करना। इसके बाद लिखिए, प्रफुल्ल चंद्र राय ने, डबल टिक कर देंगे, प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्टोर खोला। प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स स्टोर खोला। केमिकल्स स्टोर खोला। नेक्स्ट पॉइंट, 15 अगस्त 1906 को 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष अरविंद घोष थे। जिसके अध्यक्ष अरविंद घोष थे। अरविंद घोष थे। ठीक है, अब लिखिए हेडिंग में उपलब्धियां। इस चरण से हमें क्या प्राप्त हुआ? 1905 से 17 वाले चरण से प्राप्त क्या हुआ? उपलब्धियां। अब ध्यान रखना है कि उदारवादी चरण में जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो बड़े बड़े शहरों में हुए, लेकिन उग्रवादी चरण में कांग्रेस के अधिवेशन की लहर छोटे शहरों तक फैली, और छोटे शहरों में भी स्थानीय लेवल पर कांग्रेस के अधिवेशन होने लगे थे उसके बाद, और इससे राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला था। यह इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और कांग्रेस का स्वर गांवों तक पहुंचा। जैसे ही अब पटना के बांकीपुर में एक अधिवेशन हो जाएगा
तो क्या होगा, बिहार का प्रांत उससे प्रभावित होगा। तो इसको लिख दीजिए। लिखिए, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि राष्ट्रीय विचारधारा छोटे शहरों तक पहुंच गई। राष्ट्रीय विचारधारा छोटे शहरों तक पहुंच गई, छोटे शहरों तक पहुंच गई एवं छोटे शहरों में भी कांग्रेस का अधिवेशन होने लगा। छोटे शहरों में भी कांग्रेस का अधिवेशन होने लगा। जैसे जैसे 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना, 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना बिहार 1912। 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना बिहार 1912। 1912। इसके अध्यक्ष के बारे में बराबर पूछा जाता है। RN माधोलकर। RN माधोलकर। ठीक है, RN माधोलकर। अब देखिए, अब छोटे शहरों में भी अधिवेशन होने लगा, और इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात यह थी कि एओ ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे 1885, बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जब स्थापना हुई थी, तो ह्यूम साहब को यहां पर कांग्रेस का पिता कहा गया। इसको लिख दीजिए। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जैसे पिछले क्लास में हमने क्या किया, तो 1885 से 1905 तक के जो अधिवेशन थे इंपॉर्टेंट, उसको हमने एक कड़ी में देख लिया था। आज 1905 से 17 जो उग्रवादी चरण के अधिवेशन हुए, उसमें महत्वपूर्ण सत्रों को एक कड़ी में देख लेंगे। लिख दीजिए हेडिंग में, 1905 से 17 के मध्य प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। 1905 से 17 के मध्य प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, फिर से आप 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें 3 कॉलम छोटे होंगे और चौथा कॉलम विशेषता वाला होगा, वो बड़ा होगा। 4 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, इसमें लिखिए सबसे पहले में, फर्स्ट में देखिए 21वां अधिवेशन 1905। 21वां अधिवेशन 1905। 1905। 21वां अधिवेशन, ये तो कल लिखा दिए थे 21वां अधिवेशन, एक बार देखिए तो कल हो गया है क्या? कल शायद हो गया है 21वां। आप 22वां कर दीजिए 1906। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता, थोड़ा चेंज कर दीजिए उसमें। 22वां अधिवेशन 1906 कलकत्ता।
कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष में। अब विशेषता में लिख दीजिए स्वराज की मांग, जिसकी चर्चा हमने अभी की है। स्वराज की मांग, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग, विदेशी वस्तु का बहिष्कार। ठीक है, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग, विदेशी वस्तु का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर बल, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल। अब ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा समय था जिसमें लाठीचार्ज हो गया। ठीक है, क्योंकि 1905 तक तो उदारवादी देखा था अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों को लगता था कि कांग्रेस ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब पहली बार देखा उग्रवाद से प्रेरित, तो लाठीचार्ज हुआ। और जब लाठीचार्ज हुआ तो कांग्रेस दो टुकड़े में बट गया, नरम दल और गरम दल, और दोनों में कट्टर मतभेद हो गया। जो गोखले टाइप के लोग थे वो कह रहे थे कि ठीक नहीं किया ये। ठीक है, जो प्राचीन विचारधारा के समर्थक थे वो कह रहे थे कि ये ठीक नहीं हुआ, ये गड़बड़ हो गया। लेकिन जो तिलक टाइप के लोग थे वो कह रहे थे कि यही ठीक है। भले ही लाठीचार्ज हुआ, लेकिन सरकार को पता तो चला कि कांग्रेस की डिमांड क्या है, तो इसमें लिख दीजिए। लेकिन लाठीचार्ज के कारण गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया। इसी में लाठीचार्ज के कारण गरम दल और नरम दल में मतभेद हो गया, मतभेद हो गया। मतभेद सूरत अधिवेशन में ऑफिशियल हो गया था, लेकिन शुरुआत 6 से ही मानी जाती है उसकी। ठीक है, सूरत में तो कागज पर हो गया मतभेद, लेकिन यहां कागज पर नहीं हुआ था, लेकिन मनमुटाव शुरू हो गया था यहां से 6 से। ठीक है, मतभेद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लाठीचार्ज के कारण नरम दल और गरम दल में मतभेद हो गया। ठीक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि जब लाठीचार्ज हुआ तो नरम दल वाले डर गए। उनको लगा कि अब सामना नहीं कर सकते अंग्रेजों का, वापस से यह जेल में डालेंगे, कुछ करेंगे। गरम दल वाले तैयार थे यहीं से कि जो होगा देखा जाएगा। तो 1907 जाते जाते क्या हुआ, पूर्ण रूप से अलग अलग हो गए। उसके बाद अब तक 7 थे, 6 तक। लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, लिखिए 1907 अगला अधिवेशन, सूरत, सूरत, रास बिहारी बोस। अब देख लीजिए कितना आगे गए हैं, एक आगे गए हैं तो एक बढ़ा दीजिए उसको, है कि नहीं है? एक एक बढ़ाते चलिए, अब यहां से जोड़ते चलेंगे। 1907 कितना नंबर का अधिवेशन है ये, लिख दीजिए। साथ में लिखिए सूरत, लिख दिया। रास बिहारी बोस, इसको डबल टिक कर लीजिए क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हो गया इसमें, कागज पर बट गया दो टुकड़ों में। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन साथ में। क्या छूटा है? अध्यक्ष छूट गया है। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। हाँ, ठीक है। कांग्रेस का विभाजन, अब कांग्रेस दो दलों में बट गया है। नरम दल कह रहा है कि हम पुराने तरीके से ही काम करेंगे, और गरम दल कह रहा है कि हम नए तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल अलग अलग हो गया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अगला लिखिए। इसी में याद तो रह जाएगा कि एक उदारवादी था, दूसरा उग्रवादी था। ये लिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह सबको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। 1909 लाहौर, 1909 लाहौर, लाहौर 25वां लिखिएगा इसमें, 25th लाहौर। मदन मोहन मालवीय, इन्हें किसकी उपाधि मिली है? महामना की, तो ब्रैकेट में लिख देंगे महामना। मदन मोहन मालवीय। विशेषता, मुफ्त और आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग।
मुफ्त और आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग। प्राइमरी शिक्षा की मांग। प्राइमरी शिक्षा की मांग। इसके बाद लिखिए अगला, लिखिए 1910, 26वां 1910 इलाहाबाद। इलाहाबाद। विलियम वेडरवर्न अध्यक्ष में। विलियम वेडरवर्न। इसमें लिखी विशेषता में भारतीय प्रेस अधिनियम एवं भारतीय प्रेस अधिनियम एवं देशद्रोही सभा अधिनियम। देशद्रोही सभा अधिनियम। अधिनियम वापस लेने की मांग। वापस लेने की मांग। ठीक है, सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट को वापस लेने की मांग की गई। ठीक है, सरकार ने कह दिया था कि कोई भी देशद्रोही सभा का आयोजन देश में कोई नहीं कर सकता है, और कांग्रेस को अब देशद्रोही सभा में गिना जाने लगा था। इसको वापस करने की मांग की गई थी उसमें। नेक्स्ट लिखिए अगला, लिखिए 1911 27वां कलकत्ता। 1911 27वां कलकत्ता। हाँ, अब इसको ऐसे जोड़ते हैं, देखिए बांकीपुर वाले में 27वां लिखा है, एक बार देख लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए, उसको 28वां कर दीजिए। कई जगहों पर क्या होता है कि 85 को छोड़ के गिना जाता है, ठीक है, लेकिन 85 से ही हमें गिनना चाहिए और ऑथेंटिक आंकड़ा वही होगा, तो गिनती खराब ना हो इसलिए 85 से हम गिनकर लिखेंगे, उसको 28वां कर दीजिए, ठीक है, नंबर के हिसाब से। और इसमें लिख दीजिए 27वां 11 में। कई जगहों पर क्वेश्चन पूछता है तो 85 को छोड़कर गिनता है कि 86 से पहला अधिवेशन मानेंगे, 85 में स्थापना माना, लेकिन 85 को भी अधिवेशन ही माना गया है, तो उसी को हम सही मानेंगे यहाँ पर। और इससे कई बार परीक्षा में एक आंकड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। वैसे ऐसे कम ही पूछेगा आपसे, चर्चित अधिवेशन ही पूछेगा नंबर के हिसाब से, वरना ईस्वी के हिसाब से पूछते हैं। लिख दीजिए इसमें 1911 वाले में कलकत्ता। क्या हुआ अगला क्वेश्चन? किसकी बात कर रहे हैं? जो अभी 1911 वाला है इसको 27वां लिखिए, 85 से जोड़ेंगे तो 27वां है, खुद भी जोड़ सकते हैं एक एक साल आगे आगे बढ़ा के, ठीक है, 27वां कर दीजिए इसको। पटना वाले को 28 कर दीजिए, 85 से गिनेंगे तब, 86 से गिनेंगे तो सब एक एक कम हो जाएगा, तो 85 से ही आप गिनिए, क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं में 85 से गिनकर पूछे जाने का ट्रेंड है। लेकिन मैं फिर से बता देता हूं, कई परीक्षाओं में जो पूछने वाले प्रश्न करता है वो 86 को पहला मान के पूछते हैं, तो ऑप्शन इतना दूर दूर का होता है कि पकड़ा जाएगा, एक का डिफरेंस कभी नहीं देते, इसीलिए इसमें ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 का 2 का डिफरेंस रहता है, तो पकड़ लेंगे आप। इसमें लिख दीजिए 27वां। हाँ, किसका क्वेश्चन है? 1907 में यदि हम 85 से देखें तो 23वां हो जाएगा, और वैसे देखेंगे तो 22वां हो जाएगा। तो एक काम करिए, मैं एक ट्रिक सिखा देता हूं, जो भी अधिवेशन पूछेगा तो देख लीजिएगा कि जितने ईस्वी का अधिवेशन है ना, 85 से गिन लीजिएगा, एक बार 86 से गिन लीजिएगा, कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत कॉमन है। जैसे आप एक बार गिन के देख लीजिए 85 से लेकर 1907 कितना नंबर में पड़ता है, एक बार गिन के सभी लोग देख लीजिए, क्विकली पता चल जाएगा उससे। ये सबसे अच्छा तरीका है, वरना ये एक का अंतर सदैव आपको मिलेगा कहीं ना कहीं।
हो गया ना 22वां। ठीक है, इस तरीके से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अधिवेशन खुद भी देख लीजिएगा और इसको बहुत चिंता में लेने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में देख लेंगे। 1907 का पूछा है तो ये देख लीजिएगा, 86 को पहला मानने से कितना होता है, 85 को पहला मानने से कितना होता है, और दोनों में से एक ही उत्तर होगा जो सही होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि ऐसा दे दे कि 7वां, छठा, 22वां, 23वां, ऐसा नहीं देता है। 22वां रहेगा तो फिर 24वां देगा, 26वां देगा, ऐसे ऑप्शन देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो संख्या को लिखते हुए चलिए, जो लिखा दिया वो ठीक ही है, गलत नहीं है। अभी हम कहाँ थे, 1911 वाले में थे, कलकत्ता। इसमें लिख दीजिए बीएन धर, विशन नारायण धर, विशन नारायण धर। ठीक है, दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं 1911 वाले में। देखिए, जनगण मन का गायन, पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, जनगण मन का गायन। और दूसरा, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध। दो बातें लिख दीजिए, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध, जनगण मन का गायन और सरकार की कठोर नीतियों का विरोध। जनगण मन किसने गाया था, ये कौन बताएंगे? जनगण मन पूछ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, इसको नहीं भूलिएगा। किसके आने के स्वागत में गाया था? जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया हुआ था। और बंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया बना है वो पंचम के ही आगमन के स्वागत में बना हुआ था। इन सभी तथ्यों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट लिखिए अगला। 11 वाला हो गया, 12 वाला लिख दीजिए, 1912 बांकीपुर पटना, आर एन मधोलकर, इतना लिख दीजिए, आर एन मधोलकर। और 1912 वाला यदि पूछेगा कितना नंबर का है तो देख लीजिएगा, 85 से जोड़ेंगे तो 28 नंबर का होगा, 86 से जोड़ेंगे तो 27 नंबर का होगा। परीक्षक के मूड पर डिपेंड करता है कि वो क्या मानते हैं इस चीज को। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, 1916 लखनऊ, ये 32वां अधिवेशन होगा। 1916 लखनऊ, लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष में, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इसको दो बार टिक लगा के रखिए। 1916 वाला बहुत पूछता है, इतिहास में पढ़िएगा 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में राष्ट्रवाद चैप्टर में लखनऊ पैक्ट की चर्चा है, किताब देखेंगे तो आपको वहां मिलेगा। तो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, और एक है पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था गांधी अंबेडकर के बीच। दोनों पैक्ट को इतिहास के दृष्टिकोण से याद रखना है, परीक्षा की कड़ी में याद रखना है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ, लिख दीजिए, पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। पहली बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, समझौता हुआ। दूसरा पॉइंट, गरम दल और नरम दल एक हो गया, गरम दल और नरम दल एक हो गया, एक हो गया। तीसरा पॉइंट, थर्ड, लिखिए, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। जिसका विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है, कोई मुझे बताए कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है?
इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? इसका मतलब होता है कि जो मुस्लिमों का निर्वाचन क्षेत्र है उसमें मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसकी सीट जो मिलेगी, जैसे होता है ना सीट डिवीजन होता है, उसी समुदाय के लोगों को वो सीट मिल सकती है, दूसरे समुदाय का व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है उसमें। ठीक है, माइनॉरिटी के कल्याण के लिए इस तरह की अवधारणा लाई गई थी। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश के गवर्नर लॉर्ड मेस्टोन, उत्तर प्रदेश के गवर्नर लॉर्ड मेस्टोन अधिवेशन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर लॉर्ड मेस्टोन अधिवेशन में शामिल हुए, शामिल हुए। नेक्स्ट, 33वां अधिवेशन 1917। आप अधिवेशन को ईस्वी से याद रखें, ध्यान रखें, क्रम से ना याद रखें, ईस्वी से याद रखें। ठीक है, ईस्वी से याद रखिएगा तो आपको इसका फायदा ये मिलेगा कि ईस्वी से आप जोड़ के निकाल सकते हैं कितना नंबर का अधिवेशन है। 85 से भी और 86 से भी, जो फिट कर जाए वो उत्तर दे दीजिए। नंबर वैसे नंबर कम ही पूछेगा आपसे, ईस्वी ज्यादा पूछता है। आपने लिख दिया 17, 33वां लिखे कलकत्ता एनी बेसेंट। ठीक है, अब इसमें विशेषता आप सभी को दिख रही होगी। क्या दिख रही है विशेषता? प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो लिख दीजिए, लिख दीजिए इसको। पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की, पहली महिला जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी इसमें आप लिख सकते हैं। कांग्रेस ने समाज सुधार को अपनी कार्यसूची में शामिल किया। कांग्रेस ने समाज सुधार को अपनी कार्यसूची में शामिल किया। कांग्रेस ने समाज सुधार को अपनी कार्यसूची में शामिल किया। ठीक है, 17 हो गया, तो उग्रवाद समाप्त हो गया। यहां तक मुख्य बातें आ गई, सब हैं तो और कई, लेकिन कॉपी के शीर्ष पर एक लिख दीजिए अलग से, सबसे अलग। देखिए 1915 में कांग्रेस की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। 1915 में कांग्रेस की अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। बंबई ब्रैकेट में, बंबई, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही स्थान पर अधिवेशन के लिए सहमत हुए, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही स्थान पर अधिवेशन हेतु सहमत हुए, सहमत हुए। ठीक है, इसी का परिणाम क्या निकला? तो 16 में क्या हुआ? समझौता हो गया। ठीक है, किसमें? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में। इसी का परिणाम था, इसी का परिणाम था। और इसमें एक और बात है, लॉर्ड विलिंगटन जो वायसराय थे वो इस अधिवेशन में शामिल थे, इसको भी लिख सकते हैं वहीं पर ऊपर में। देखिए लॉर्ड विलिंगटन ब्रैकेट में वायसराय इस मीटिंग में शामिल थे, इस मीटिंग में शामिल थे। अब हेडिंग बनाइए, 1905 से 1917 के मध्य की राष्ट्रीय घटनाएं, नेशनल इवेंट्स। 5 से 17 के मध्य की राष्ट्रीय घटनाएं।
ठीक है, लिखिए। पहला, बंगाल विभाजन, तीर का चिन्ह। बंगाल विभाजन, तीर का चिन्ह। 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905, इस सबको रट जाइए पूरा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905। 1906, 6 करिए इसको, 5 नहीं 6, एक साल बाद। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, इसको याद रखिएगा। 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन। ब्रैकेट में सूरत अधिवेशन, 1907। कांग्रेस का विभाजन, ब्रैकेट में सूरत अधिवेशन, 1907। 1907। ठीक है, अभी चर्चा भी हमने की है। मार्ले मिंटो सुधार, 1909। मार्ले मिंटो सुधार, 1909। और एक तथ्य को सदैव याद रखेंगे, ऐसे नामों में पहला व्यक्ति होता है सचिव, सदैव, और दूसरा व्यक्ति सदैव होता है वायसराय, सचिव वायसराय। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, तो मॉन्टेग्यू क्या है, सचिव है, और चेम्सफोर्ड क्या है, वायसराय है। इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। इसमें लिख दीजिए सचिव वायसराय, याद रहेगा, पूछ देगा कई बार कि इसमें सचिव कौन था, वायसराय कौन था। 1909। दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, ब्रैकेट में तीसरी बार 1911। तीसरी बार 1911। 1911, दिल्ली दरबार 3 बार लगा है, ध्यान रखिएगा। बगल में वही लिख दीजिए, पहली बार 1877, 1877, पहली बार। पहली बार, अब पहली बार में लिख देंगे लिटन, लॉर्ड लिटन। और तीसरी बार में कौन होगा, लॉर्ड हार्डिंग। तो तीसरी बार में कहीं कोड करके लिख दीजिए लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, अगला लिखिए, राजधानी परिवर्तन 1912। बांकीपुर अधिवेशन, पटना। राजधानी परिवर्तन 1912, बांकीपुर अधिवेशन, पटना। 27वां रहे तो भी ठीक, ठीक है, 28वां रहे तो भी ठीक, एक दे देगा ऑप्शन में, ठीक लगा देंगे। बांकीपुर पटना, याद रखेंगे, 1912। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना 1913, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913, लाला हरदयाल।
अगला लिखिए काम गाटा मारू प्रकरण, ये क्या था? कौन बता सकते हैं? ये क्यों प्रसिद्ध हुआ? ये क्या कर रहा था, एक बार दोबारा बताइए। कोई कोई और जो इसकी व्याख्या कर सके? पहले लिख लीजिए, मैं बता देता हूं और व्याख्या करके। काम गाटा मारू प्रकरण प्लस शोर समिति 1914। नाइनटीन 1914 प्लस शोर समिति। ठीक है, एक बार कोई बता सकते हैं काम गाटा मारू क्यों चर्चा में हुआ था इतना? एक व्यक्ति ने जो बताया वो बहुत हद तक सही है, कोई इसको व्याख्या के साथ बता सके? इसको होमवर्क में लिख लीजिए, पढ़ के आना है, बता देंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा फिर। लिख लीजिए काम गाटा मारू प्रकरण और एक नोट लिखें, लिख लीजिए। इसका संबंध एक जहाज में क्रांतिकारियों से है। ठीक है, अब क्या है और किसने गोलीबारी की, ये सब आप लोग लिख कर लाएंगे। काम गाटा मारू प्रकरण पर एक नोट लिखें, ये होमवर्क रहा। नेक्स्ट, थोड़ा सा पढ़ा कीजिए, ये सब ऐसी घटनाएं हैं इतिहास की जो काफी चर्चित हैं। जैसे काम गाटा मारू प्रकरण है, ठीक है, नील दर्पण है, इस सब को जरूर देखा कीजिए, इतिहास में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट लिखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बैठक। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बैठक। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बैठक। बैठक प्लस इसी में जोड़ दीजिए काबुल में पहली अस्थायी सरकार का गठन। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की बैठक प्लस काबुल में पहली अस्थायी सरकार का गठन। गठन 1915। 1915 ब्रैकेट में लिख दीजिए महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में। महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में। महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट, और हम तेजी में आगे बढ़ रहे हैं, काफी कार्य करना है आज और समय उतना ही है जितना रोज होता है, और आधे घंटे में हम काफी चीजों को आज देखेंगे। नेक्स्ट लिख दीजिए होम रूल आंदोलन प्लस लखनऊ समझौता 1916। ठीक है, होम रूल प्लस लखनऊ समझौता 1916। 1916। नेक्स्ट मॉन्टेग्यू की घोषणा प्लस कोलकाता कांग्रेस का अधिवेशन 1917। मॉन्टेग्यू की घोषणा प्लस कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन 1917। 1917। ठीक है, तो ये थी उग्रवादी चरण की मुख्य बातें, और इस प्रकार हमने उग्रवादी चरण को एक दृष्टि में देखने की कोशिश की है। और अगला जो टॉपिक होगा आज का वो है बूस्टर फैक्ट्स, और उसके बाद चलेगा टेस्ट सीरीज। दोनों सेक्शन को आज देखेंगे। बूस्टर फैक्ट्स, बूस्टर फैक्ट्स, पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए अगला पहला पॉइंट, अली बंधुओं तथा
अजमल खान, अली बंधुओं तथा अजमल खान, कौमा हसन इमाम, हसन इमाम, कौमा जफर अली, जफर अली, कौमा मजहरुल हक, मजहरुल हक के नेतृत्व में मुसलमानों ने राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में मुसलमानों ने राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में अहरार आंदोलन चलाया। अहरार आंदोलन चलाया 1910। अहरार आंदोलन चलाया। ठीक है, अगला बिंदु लिखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद का संबंध देवबंद आंदोलन से था। मौलाना अबुल कलाम आजाद का संबंध देवबंद आंदोलन से था। देवबंद आंदोलन से था। आंदोलन से था जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे कम उम्र में संभाली। जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे कम उम्र में संभाली तथा अल हिलाल पत्रिका का संपादन भी किया। उन्नीस 1912 में अल हिलाल पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, इसी में जोड़िए 1940 वे 1940 से 46 तक कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, 6 वर्ष। वे 1940 से 46 तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ब्रैकेट में 6 इयर्स। और देश के पहले क्या थे? फर्स्ट कौन से मंत्री थे? शिक्षा मंत्री थे। इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बाल्कन युद्ध 1912-13 में, बाल्कन युद्ध 1912-13 में तुर्की और इटली के बीच हुआ। बाल्कन युद्ध 1912-13 में तुर्की और इटली के बीच हुआ। तुर्की और इटली के बीच हुआ, जिसमें डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में अंसारी के नेतृत्व में तुर्की में एक मेडिकल मिशन भेजा गया। ठीक है, तुर्की में एक मेडिकल मिशन भेजा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 1909 में पंजाब में 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई।
पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई जिसके नेता लाल चंद्र थे, जिसके नेता लाल चंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, कहा जाए इसके पीछे वाले में, जतिन मुखर्जी के पहले एक और उसको पढ़िए, क्या लिखवाया था मैंने। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, ठीक है, जिसके नेता लाल चंद्र थे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन भी कहा जाता है। अब ये क्या थे? ये एक दार्शनिक और क्रांतिकारी थे ब्रिटिश शासन के समय में। उतना मत लिखिए, बस बाघा जतिन इसलिए लिख लीजिए कि पूछ देता है कई बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बिल्कुल, एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, और बाघा जतिन नाम भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉमरेड पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली ने किया। पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली ने किया। कॉमरेड पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली ने किया। नेक्स्ट, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता करवाने में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता करवाने में तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट को टिक लगा देंगे। देखिए, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेस्क्यू घोषणा किया गया। मॉन्टेस्क्यू घोषणा किया गया जिसमें पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई। पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कही गई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हुए चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना किस तिथि को हुई थी? कहां पर हुई थी? किस कॉलेज में हुई थी? वेरी गुड। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये पॉइंट सबको याद रहेगा, ये सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अच्छा, कोई बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर कांग्रेस करने का सुझाव किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? 72 मेंबर्स थे। इस सबको ध्यान रख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी?
इसको लिख लीजिए। लिखिए 1884 में, ठीक है, उसी का नाम पड़ा कांग्रेस। लिख दीजिए इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में हुई थी। एओ ह्यूम ब्रैकेट में 1884 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करना था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। 1838 पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया एवं संवैधानिक उपायों का प्रयोग किया। ठीक है, संवैधानिक उपायों का प्रयोग किया। कल हमने एक टॉपिक की चर्चा की थी, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। देखिए कई जगहों पर परीक्षा में इसके विषय में पूछा हुआ है कि किस किताब से लिया गया, तो कई जगहों पर है अनहैप्पी इंडिया से लिया गया। लेकिन जब हम बहुत सारे प्रमाणों को खंगालते हैं, काफी अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि यंग इंडिया की जो रचना है लाजपत राय की पत्रिका, उस पत्रिका में इसका सबसे पहले उल्लेख मिला था। ऐसा प्रमाणिकता के आधार पर मैं कह सकता हूं। तो इसमें दो चीजें लिख लीजिए, कोई एक रहेगा तो टिक कर दीजिएगा। लेकिन सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया, ब्रैकेट में 1916। एनसीईआरटी यंग इंडिया पत्रिका की बात करता है, तो ये भी लिख दीजिए। और अनहैप्पी इंडिया, दोनों में इसका उल्लेख मिलता है। दोनों को लिख के रख लीजिए, इसको प्राथमिकता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर पीसी इल्बर्ट। सर पीसी इल्बर्ट जो कि वायसराय के परिषद में एक विधि सदस्य थे, लॉ मेंबर। वायसराय की परिषद में एक विधि सदस्य थे जिन्होंने 1883 में एक बिल पेश किया। 1883 में एक बिल पेश किया जातिवाद पर आधारित न्यायिक योग्यताएं समाप्त की जाएं। आपको बताया था मैंने, इसमें
ग्रामीण क्षेत्र के जो कोर्ट हैं उसमें अंग्रेजों का सुनवाई केवल एक अंग्रेज जज कर सकता था। शहरी क्षेत्र में तो बराबर हो गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक यह स्थिति बरकरार थी। यह बिल काफी विवादों में रहा था, इसीलिए जाति भेद पर आधारित, हाँ कहा जाए, हाँ इल्वर्ट बिल था, पीसी इल्वर्ट ने दिया था। समाप्त किया जाए, लिख दिया, इसी में लिख दीजिए, इसे इल्वर्ट विवाद के नाम से जानते हैं। इसे इल्वर्ट विवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। लिखिए 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, कहां पर है त्रिपुरी? एमपी के जबलपुर में है। त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। ठीक है, गठन किया। अगले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट को 5 टिक लगा के रखिए, पूछेगा ही पूछेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी कब मिली थी हमें? 1947 में। तो क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और 1948 में कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, दोनों लिख लीजिए। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी थे। जबकि 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। जबकि 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पट्टाभी सीतारमैया थे, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1923 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन दिल्ली में, 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन दिल्ली में अबुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे। अबुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहे। ठीक है, लास्ट पॉइंट। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी यही रहे थे। कब? 40 से 46, 6 साल तक। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में
कांग्रेस ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। स्वीकार कर लिया था। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एक टेस्ट सीरीज की ओर और देखते हैं कि इस प्रस्तुत अध्याय में जो हमने पढ़ा उसमें हम कितने चीजों को जान पाए और कहाँ कमियां रह गई। आप सभी के समक्ष में एक बहुविकल्पी प्रश्न का पेज है। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती क्या थी? पूर्ववर्ती मतलब पहले। क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन होगा, ठीक है, इसको नहीं भूलिएगा। तो पहला का क्या होगा? बी हो जाएगा। रट के रखिए, इसको पूछा जाता है और पूछा भी है। 60वीं 62वीं बीपीएससी में ये पूछा भी गया है। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? भारतीय पूछ रहा है, क्या होगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन यदि पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? क्या होगा उत्तर? कांग्रेस के पूर्व इंडियन एसोसिएशन होगा, ठीक है, डी होगा इसका। अभी अभी आपने जवाब दिया है, बस कुछ नहीं किया, इसमें थोड़ा सा एक टर्म जोड़ दिया, फंसना नहीं है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हो जाएगा। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया कोई तरीका था? किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। वेरी गुड। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? ये तो कोई बता सकता है, क्या होगा? आजाद हो जाएंगे, क्योंकि 1940 से 46 में यही अध्यक्ष थे। और ध्यान रखिएगा कि क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। इस सब को याद रखिएगा, ठीक है। वेवेल आ गया था, दोनों आ जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 47 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेवी कृपलानी हो जाएगा इसमें। 48 में कौन था? पट्टाभी सीतारमैया हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सन 1930 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश इनमें से कौन सा है? कौन बताएंगे? इसका उत्तर होगा गैर कानूनी संघ आदेश। संघ बनाने के आदेश को भंग कर दिया गया था 1930 में। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहा गया था ये आदेश रद्द करो, क्योंकि इसमें हुआ क्या था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सबको याद होना चाहिए था, ठीक है। कब से कब तक? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून को गांधी ने तोड़ा था। याद है? भूल गए? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सेकंड, दादा भाई नौरोजी ने की। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्या होगा इसमें? क्वेश्चन कहां गया? 10वां क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी होगा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई थी? ठीक है,
14 का आंसर क्या होगा? 14। कॉपी के सबसे ऊपर लिखवा दिए हैं कि एक असैनिक सेवक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। उन्नीस सौ अड़तीस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 38 में किसने अध्यक्षता की? सुभाष चंद्र बोस ने की। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का उत्तर क्या होगा? पूर्ण स्वराज की बात कब की गई? 1929 में की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू, कभी नहीं भूलेंगे, आगे पढ़ाएंगे। नेहरू ने 1929 में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता और स्वराज की बात की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में कब? 1907 में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया कब? लाहौर अधिवेशन में घोषित किया। किसकी अध्यक्षता में? नेहरू वहां पर संबोधित कर रहे थे। ठीक है, 20 का उत्तर क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। कब, कितनी ईस्वी में हुआ था? 1916 में हुआ था। 21 को देखिए। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्या थी? कांग्रेस की स्थापना। डफरिन और ह्यूम के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनमें कौन सबसे कम आयु में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? अबुल कलाम हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए किन कारकों ने योगदान दिया? 23 का उत्तर आप लोग देंगे। सोच समझकर बताएंगे। क्या होगा? 23 का उत्तर क्या हो सकता है? कौन सा? बी, 2 और 4। अच्छा, देखिए पहला ऑप्शन है पाश्चात्य शिक्षा और चिंतन से संपर्क, तो बिल्कुल सही है। पाश्चात्य शिक्षा से जब भारतीयों का संपर्क हुआ, राम मोहन राय ने यही बात तो कही थी कि पाश्चात्य शिक्षा के संपर्क से ज्ञान विज्ञान का विस्तार होगा, तो पहला सही है। रेलवे का विकास, बिल्कुल, रेलवे के विकास ने भी क्या किया? बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया। उसके बाद अगला ऑप्शन है समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, तो वो भी है, कई पत्रिकाओं का संपादन हुआ। और इल्बर्ट विवाद तो अभी पढ़ा, जिसने वकालत की ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा क्यों है कि अंग्रेजों का मामला अंग्रेज जज ही सुनेंगे। तो सभी के सभी कारक हो जाएंगे, इनमें से सभी होगा, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सुरक्षा कपाट सिद्धांत यानी सेफ्टी वॉल, ध्यान रखिएगा, कई बार हिंदी बहुत भारी पूछ देता है, तो लाजपत राय हो जाएगा। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का उत्तर देंगे आप लोग। क्या होगा? कहता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में किसने योगदान दिया था? राधाकांत देव, राणा डे, गणेश वासुदेव जोशी और फिरोज शाह मेहता। तो देखिए इसमें 26 का सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राणा डे और गणेश वासुदेव जोशी ये दोनों उत्तर हो जाएंगे इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने अपने किस स्थान पर हुए अधिवेशन में पारित किया था? कौन बताएंगे? कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो की बात कही गई थी, इसको हर हाल में याद रखेंगे। भारत छोड़ो 1942 बंबई अधिवेशन। आगे देखेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो पढ़ाए हैं। क्या होगा? एम वीर राघवाचारी।
ठीक है, एम वी राघवाचारी हो जाएगा, मद्रास महाजन सभा। आगे चलेंगे। इंडियन एसोसिएशन की, हाँ, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, क्या होगा? एक बार इस प्रश्न को मैं दोबारा भी हमें देखना चाहिए। शुड, एक मिनट, भारतीय राष्ट्रीय संघ में अंतर, एक बार रुक जाइए। इस प्रश्न को 2 बार ये प्रश्न मिला है और लगता है कि इसमें कोई त्रुटि ना हो गई हो, इसको ये अलग संस्था कहीं ना हो, नाम मिलता जुलता है। अभी हमने जो एक पॉइंट लिखवाया था इंडियन एसोसिएशन, उसको देखिए तो बूस्टर वाले में, उसको लाइन को दोबारा पढ़िए तो क्या लिखवाए हैं उसमें। 1884 है, उसको काट के 76 कर दीजिए, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन में 76 कर दीजिए, ठीक है, और इंडियन नेशनल यूनियन में 84 कर दीजिए, बदल दीजिए, ठीक कर दीजिए। दोनों को मिलते जुलते नाम है लेकिन अलग अलग संस्थाएं हैं। इसका 76 ही होगा, किसी अभ्यर्थी ने कहा भी था इसका 76 होना चाहिए। हाँ, इसलिए कि एसोसिएशन अलग है, इंडियन भारतीय राष्ट्रीय संघ अलग है, उसमें एसोसिएशन में 76 कर दीजिए। हाँ ठीक है, सुधार 76 कर देना है, ठीक है। हाँ, ये सही उत्तर हो जाएगा उसका। आगे चलते हैं, कई बार हो जाता है लिखने लिखाने में आगे पीछे हो जाता है। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को 1920 में किस स्थान पर स्वीकार किया गया था, ये तो अभी लिखाए हैं, क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, अभी अभी आपने लिखा है असहयोग को स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन, कौन सा नेता था जो लगातार 6 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो अबुल कलाम आजाद हो जाएगा, 40 से 46। और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कभी नहीं भूलिएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924, ठीक है, रट के रखेंगे। गांधी जी ने 1924 में एक बार अध्यक्षता की थी इसकी। आज हमने फिर से एक टेस्ट सीरीज देख लिया है, मैं इस टेस्ट सीरीज को ग्रुप तक फॉरवर्ड भी कर देता हूं। और अगला टॉपिक दे के छोड़िए, बंगाल विभाजन, जो महत्वपूर्ण है काफी। बंगाल विभाजन, अब बंगाल विभाजन क्या हो गया है? अच्छा, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, याद रहेगा। बंगाल विभाजन, अगले क्लास में हम बंगाल विभाजन को देखेंगे। कल रविवार है, कल कक्षा अवकाश रखेंगे हम लोग, ठीक है। अगली कक्षा मंडे से लेंगे और फिर बंगाल विभाजन को देखेंगे। हाँ, वो आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करिए कक्षाएं कम से कम मिस करें, ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद 1917 के आसपास जो मुख्य घटनाएं हुई वो हम देख ही चुके हैं, देखेंगे। यदि कुछ छूट गया होगा तो उसको भी लिखा देंगे। और उसके बाद गांधी युग की शुरुआत होगी 1917 से 47, जो मॉडर्न हिस्ट्री का एकदम अंतिम हिस्सा है। और उसको हम बारी बारी से ईस्वी वार देखेंगे कि किस साल कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। और यह जो खंड है इतिहास, ये अंतिम कड़ी में है, भारतीय इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ, विश्व इतिहास नहीं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि किस विषय की शुरुआत करना चाहिए, किसकी शुरुआत करना उचित होगा। और साथ ही यदि पॉलिटी चला तो पॉलिटी के साथ फिजिक्स भी चलेगा, और यदि ज्योग्राफी चला तो अकेले ज्योग्राफी चलेगा, क्योंकि वो 3 विषयों के बराबर है, बहुत बड़ा है, उसमें भी 3 खंड है, लेकिन इतिहास इतना बड़ा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। शुभरात्रि, सभी का धन्यवाद।